जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीसीएस 187 मानव संसाधनों का प्रबंधन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसी प्रकार आपकी दूसरी तीसरी क्लासेस आएंगी तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है shop.hindustanoils.com। क्या टाइप करेंगे? shop.hindustanoils.com। इसकी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है बीपीसीएस 187। ठीक है, तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आ जाएगा। तो आप जिसमें भी डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप लोग जो है इसको परचेज कर सकते हैं 49 रुपीज में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं वापस हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला यहाँ पर हमारा प्रश्न है, मानव संसाधन विकास के स्वरूप की व्याख्या कीजिए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि मानव जो संसाधन विकास है उसके स्वरूप की व्याख्या करनी है और इसके कार्य क्या है उसका वर्णन करना है। तो मानव संसाधन विकास यानी कि एचआरडी का अर्थ है मानव व्यक्तियों की क्षमता, कौशल, योग्यता और व्यवहार में सुधार लाकर उन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यवसायिक दृष्टि से और अधिक योग्य बनाना ही क्या है, मानव संसाधन विकास है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के ज्ञान, कार्यकुशलता, दृष्टिकोण और आचरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने पर केंद्रित होती है। मानव संसाधन को किसी भी देश या संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। यदि किसी देश के नागरिक शिक्षित है, कुशल हैं और स्वस्थ पूर्ण हो तो वह देश तेजी से प्रगति कर सकता है। यानी कि मानव संसाधन जितने अच्छे होंगे उतनी ही देश जल्दी जो है प्रगति करेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं मानव संसाधन विकास का स्वरूप। तो मानव संसाधन का विकास स्वरूप बहुआयामी होता है। यह केवल कर्मचारियों का प्रशिक्षण भर नहीं है बल्कि इनमें उनके व्यक्तिगत विकास से लेकर संगठनात्मक विकास तक शामिल होता है। इसका स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। सबसे पहला है व्यक्तिगत विकास यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो मानव संसाधन विकास में सभी व्यक्ति की शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों में सुधार कर उसे बेहतर इंसान और कुशल कर्मचारी बनाया जाता है। इसके बाद है संगठनात्मक विकास यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। एचआरडी का उद्देश्य संगठन के अंदर एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाना होता है जहां कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार मूल्य और सम्मान मिल सके। इसके बाद है व्यावसायिक विकास यानी कैरियर डेवलपमेंट। तो कर्मचारियों के लिए कैरियर की योजना बनाना, पदोन्नति के अवसर देना और समय समय पर प्रशिक्षण देकर उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना मानव संसाधन विकास का ही एक भाग है। इसके बाद है प्रणालीगत दृष्टिकोण यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच। तो एचआरडी एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन मूल्यांकन, परामर्श, कार्यशाला और टीम वर्क को शामिल किया जाता है। इसके बाद इसी में पांचवी हेडिंग आपकी है सामाजिक और नैतिक विकास। इसमें कर्मचारी के भीतर सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता, ईमानदारी और समाज के प्रति सेवा भाव को प्रोत्साहित किया जाता है। ये भी किसका हिस्सा है? ये भी आपका सतत विकास का ही हिस्सा है, सतत मानव विकास का ही हिस्सा है। इसके बाद देख लेते हैं मानव संसाधन के विकास के प्रमुख कार्य। तो इसका पहला काम है प्रशिक्षण और विकास यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यह एचआरडी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कर्मचारियों को समय समय पर नए तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल सिखाना ताकि वे अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। इसके बाद है प्रदर्शन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना, उनके योगदान को पहचानना और आवश्यक सुधार की दिशा दिखाना भी एचआरडी का ही काम है। इसके बाद है कैरियर योजना और प्रबंधन यानी कैरियर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये भी किसका काम है? ये भी एचआरडी यानी कि किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है। किसका है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद यहाँ पर
प्रेरणा और प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन इंकरेजमेंट भी देना किसका काम है? एचआरडी का काम है। नेतृत्व और विकास यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट सिखाना, कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना, और नेतृत्व विकास मतलब कि संगठन में नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण देना ताकि वे भविष्य में संगठन का कुशल नेतृत्व कर सकें। के बाद संचार और परामर्श यानी कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग भी देना एचआरडी का ही काम है। कर्मचारियों के साथ पारदर्शी संवाद बनाए रखना, उनकी समस्याओं को सुनना और मार्गदर्शन करना एचआरडी के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है टीम वर्क और सहयोग की भावना। टीम भावना को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग और विश्वास का वातावरण बनाना एचआरडी का ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये सब किसके कार्य हैं? प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण और विकास, ये सब एचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास के ही कार्य हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष देंगे। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? मानव संसाधन विकास किसी भी राष्ट्र और संगठन की नींव को मजबूत करता है। यह केवल कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके समग्र व्यक्तित्व और संगठन की उत्पादकता में सुधार लाने का माध्यम है। इसलिए हर संस्था को एचआरडी पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपने मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो ये आपका हमारा जो है पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है निष्पादन मूल्यांकन के अर्थ, स्वरूप और लाभों की चर्चा की। यानी कि सबसे पहले देखेंगे निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ क्या है, फिर उसका स्वरूप देखेंगे और उसके लाभ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हर संस्था या संगठन में कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कोई भी कंपनी या संस्था है तो उसमें कर्मचारी कैसे कार्य कर रहे हैं उसका जो है बहुत महत्व होता है। किसी कर्मचारी ने कैसा काम किया, उसकी योग्यता क्या है, मेहनत कैसे करता है, क्षमता क्या है, का सही मूल्यांकन करना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से निष्पादन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो निष्पादन मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी की कार्य व्यवहार, कार्य क्षमता और लक्ष्य प्राप्ति का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि कर्मचारी अपने काम में कितना प्रभावी है, कुशल है और जिम्मेदार है। यानी कि निष्पादन मूल्यांकन क्या है, इसमें क्या किया जाता है, कर्मचारी के कार्य व्यवहार और कार्य क्षमता का विश्लेषण किया जाता है और इससे हमें यह पता चलता है कि कर्मचारी अपने काम में कितना प्रभावी, कुशल और जिम्मेदार है। सरल शब्दों में अगर हम लोग कहें तो निष्पादन मूल्यांकन का मतलब है किसी कर्मचारी की काम की गुणवत्ता और उपलब्धियों का ईमानदारी से आकलन करना है। यह एक नियमित और योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है जो आमतौर पर साल में 1 या 2 बार होती है। इसके बाद आते हैं निष्पादन मूल्यांकन का स्वरूप। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, निष्पादन मूल्यांकन का स्वरूप बहुआयामी और उद्देश्यपूर्ण होता है। इसका उपयोग केवल मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि कर्मचारी के समग्र विकास और संगठन के सुधार के लिए भी किया जाता है। मुख्य स्वरूप इस प्रकार है। सबसे पहला निरंतर प्रक्रिया, यह कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसे समय समय पर दोहराया जाता है ताकि कर्मचारियों की प्रकृति का ठीक ठाक से मूल्यांकन किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि एक बार सिर्फ जो हमने जांच कर ली, ये क्या कहते हैं साल में 1-2 बार हर साल करते रहते हैं। जिससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कर्मचारी काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद है लक्ष्य आधारित, यानी कर्मचारियों को लक्ष्य दिए गए हैं, मूल्यांकन उन्हीं के आधार पर किया जाता है। यह देखा जाता है कि उन्होंने कितनी सफलता से लक्ष्य पूरे किए हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों विकास पर केंद्रित। यह प्रक्रिया न केवल कर्मचारी के विकास के लिए होती है बल्कि संगठन के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी की जाती है। इसके बाद है मानव व्यवहार पर आधारित, यानी कि मूल्यांकन केवल काम की मात्रा पर नहीं बल्कि व्यवहार, टीम वर्क, ईमानदारी, समय पालन और नवाचार जैसे गुणों पर भी आधारित होता है। इसके बाद देखिए पांचवा संचार और फीडबैक आधारित, यानी निष्पादन मूल्यांकन में प्रबंधक और कर्मचारी के बीच खुलकर बातचीत होती है जिससे गलतफहमियों को दूर किया जाता है। इसके बाद देखते हैं निष्पादन मूल्यांकन के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है प्रकृति का मूल्यांकन, यानी कर्मचारियों को यह जानने में मदद मिलती है कि उसने कितना अच्छा कार्य किया है और किन क्षेत्रों में उसको सुधार की आवश्यकता है। प्रोत्साहन और पुरस्कार, अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को बोनस, वेतन वृद्धि और पदोन्नति भी मिलती है। इसके बाद है स्व विकास का अवसर, फीडबैक से कर्मचारी अपनी कमियों को जानकर उन्हें सुधार सकता है और अपने कौशल को बेहतर बना सकता है। यानी इसके लाभ क्या है, सबसे पहले तो प्रकृति का मूल्यांकन मिलता है, यानी किन क्षेत्रों में कौन व्यक्ति अच्छा है, और प्रोत्साहन और पुरस्कार, यानी कि जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको बोनस मिलता है और उसकी पदोन्नति भी हो सकती है।
इसके बाद स्व-विकास का अवसर यानी फीडबैक से कर्मचारी अपनी कमियों को पहचानते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है कैरियर योजना। तो मूल्यांकन से यह तय किया जाता है कि कर्मचारी को किस क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है संगठन के लिए लाभ। तो संगठन के लिए लाभ क्या है इसमें? सबसे पहला तो है प्रभावी मानव संसाधन योजना। यह संस्था को समझने में मदद मिलती है कि कौन से कर्मचारी योग्य हैं और कौन से क्षेत्र में प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके बाद है संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करना। जब कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो संस्था के लक्ष्य भी आसानी से पूरे होते हैं। इसके बाद है समस्या क्षेत्रों की पहचान। यह प्रक्रिया संगठन को यह जानने में मदद करती है कि किस विभाग या कर्मचारी में सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद चौथा है कार्य संस्कृति में सुधार। निष्पादन मूल्यांकन से एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनता है जहां पारदर्शिता, ईमानदारी और टीम भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्पादन मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है जो न केवल कर्मचारी के प्रदर्शन को आंकता है बल्कि उसे सुधारने और आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके माध्यम से संगठन अपने कर्मचारियों की क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकता है। यह पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और विकास की भावना को बढ़ावा देता है। इसलिए हर संस्था को निष्पादन मूल्यांकन को एक नियमित और ईमानदार प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। इसके बाद है हमारा ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं किसी भी संस्था या संगठन में कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है और प्रशिक्षण में कर्मचारियों को नए कौशल, तकनीक और ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वे अपने कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं। प्रशिक्षण दो प्रकार की पद्धति से किया जाता है। पहला है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। दोनों पद्धतियों का उद्देश्य एक ही होता है, कर्मचारी को दक्ष और आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला तरीका क्या है। पहला तरीका है ऑन द जॉब प्रशिक्षण पद्धति। ऑन द जॉब प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी को वास्तविक कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें कर्मचारी सीखते हुए काम करता है और काम करते हुए सीखता है। उदाहरण के लिए एक नया मशीन ऑपरेटर फैक्ट्री में मशीन चलाते हुए वरिष्ठ कर्मचारी से काम सीखता है। इसकी मुख्य विशेषताएं अगर हम लोग देखें तो प्रशिक्षण वास्तविक कार्यस्थल पर होता है। इसमें प्रशिक्षण और उत्पादन दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रशिक्षु को अनुभवी कर्मचारी और सुपरवाइजर से मार्गदर्शन मिलता है। यह व्यवहारिक अनुभव पर आधारित होता है। इसके बाद इसकी जो है प्रमुख पद्धतियां होती हैं कोचिंग, जॉब रोटेशन, मेंटोरिंग और डेमोस्ट्रेशन। कोचिंग का मतलब वरिष्ठ कर्मचारी नए कर्मचारी को सीधे निर्देश देते हैं। इसके बाद जॉब रोटेशन का मतलब कर्मचारी को अलग अलग विभागों में घुमाकर प्रशिक्षण देना। मेंटोरिंग का मतलब है अनुभवशील कर्मचारी नए कर्मचारी का मार्गदर्शन। इसके बाद डेमोस्ट्रेशन मतलब कि काम करके दिखाना और फिर करवाना। इसके बाद लाभ, तो इसमें लागत कम लगती है, प्रशिक्षण के साथ उत्पादन भी होता है, कर्मचारी को खेती वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलता है, सीखने की प्रक्रिया जो है जल्दी और व्यवहारिक होती है। इसके बाद अगर कमियां देखें तो प्रशिक्षु से गलती होने पर हानि की संभावना होती है। सीनियर कर्मचारी के पास समय न होने पर प्रशिक्षण प्रभावित हो सकता है, कार्य की गति धीमी पड़ सकती है। इसके बाद आती है हमारी ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति। इस पद्धति प्रशिक्षण कार्यस्थल से बाहर किसी विशेष स्थान, संस्थान या प्रशिक्षण केंद्र पर दिया जाता है। इस समय कर्मचारी को काम से कुछ समय के लिए अलग किया जाता है और ताकि वे प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सके। उदाहरण के लिए किसी कंपनी द्वारा कर्मचारी को एक सप्ताह के लिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भेजना। इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें कार्यस्थल पर बाहर प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षु को पूरा ध्यान सीखने पर केंद्रित करना चाहिए। प्रशिक्षण थ्योरी और सिमुलेशन पर आधारित हो सकता है। विशेष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद इसमें आपकी प्रमुख पद्धतियां आ जाती हैं। तो लेक्चर यानी कि व्याख्यान, सेमिनार, और इसके बाद आपका मामला अध्ययन, सिमुलेशन, ई लर्निंग, ये सब क्या है? ये सब आपकी ऑफ द जॉब मेथड्स हैं। इसके बाद अगर हम लोग इसके लाभ देखें तो इसमें कर्मचारी ध्यानपूर्वक और व्यवस्थित रूप से सीखता है, नई अवधारणा और तकनीकों को समझने का अवसर मिलता है, समूह में सीखने और विचारों का आदान प्रदान होता है, अनुभवहीन कर्मचारियों को गलतियां करने का डर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपकी जो है ऑफ द जॉब के लाभ हो जाएंगे। अब इसकी कमियां देख लेते हैं। तो इसमें लागत अधिक होती है, उत्पादन में रुकावट आ सकती है, सीखने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, कुछ कर्मचारी कक्षा जैसे वातावरण में सहज नहीं होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं निष्कर्ष। तो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण दोनों पद्धतियां अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। ऑन द जॉब प्रशिक्षण अधिक व्यवहारिक होता है और कम खर्चीला होता है
ऑफ द जॉब प्रशिक्षण में कर्मचारी का ध्यान केंद्रित कर सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है। तो संगठन को अपनी आवश्यकताओं, संसाधनों और कर्मचारियों की भूमिका के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण पद्धति का चयन करना चाहिए। कई बार दोनों पद्धतियों को मिलाकर भी प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इससे कर्मचारी का विकास होता है और संस्था में उत्पादकता बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने बीपीसीएस 187 के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। इसके बाद आपके वीडियो आएगी, आप उसको देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।